नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन के घर पर डॉक्टर सुरभि किसी मकसद के तहत आती है और वह जबरदस्ती अनाया का ब्लड टेस्ट करने की बात करती है और उसे ट्रीटमेंट देने की बात करती है, जिसे सुनकर हर्षवर्धन और अनाया दोनों ही नाराज हो जाते हैं। अनाया तो उसे नीचा भी दिखा देती है, जिस वजह से सुरभि गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो खुद को शांत करती है और अनाया को देखकर बोली, देखिए मिसेज रावत, आप पहले ही काफ़ी देर कर चुकी है इस टेस्ट के लिए, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट के साथ इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। आपको समझना चाहिए कि आपकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह ना ले। आपको आज ही सारे रिपोर्ट करवा लेने चाहिए, यही आपके लिए अच्छा है। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस मैं आपका ब्लड सैंपल लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और बाद में आपको सारी रिपोर्ट भिजवा दूंगी ताकि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सके। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह उसे घूरते हुए बोली, ओह तो तुम्हें मेरा ब्लड सैंपल चाहिए। ये सुनकर सुरभि के चेहरे पर चमक आ गई और वह हमें और हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए ताकि मैं टेस्ट कर सकूं। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए कड़क आवाज में बोली, नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए ताकि तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुम ऐसी भी इंसान नहीं हो कि जबरदस्ती किसी का इलाज करने के लिए उसके घर तक पहुंच जाओ। ये सुनकर सुरभि जोशी एक पल के लिए डर लगा, लेकिन उसे लगा कि जब तक कोई प्रूफ नहीं होता तब तक वह इस बात को एडमिट नहीं कर सकती। इसीलिए वह बोली, तुम बस बकवास कर रही हो, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। आखिरकार तुम मेरी पेशेंट हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे बस तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना है। इतना बोलकर वह हाथ में इंजेक्शन लेकर आगे बढ़ी ताकि वह अनाया का ब्लड ले सके। उसको लगा था ये काफ़ी आसान बात है और अनाया को उसके लिए इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार एक छोटी सी बल्ब की बोतल की तो ही बात थी, इसे उसका क्या ही बिगड़ जाता है। उसके हिसाब से वह अनाया का ब्लड लेने के लिए आई थी, तो यह अनाया के लिए रिस्पेक्ट की बात थी। वह अनाया को नीची नज़रों से देखती थी। तभी रोबोट शिजुका, जो पीछे ही खड़ी थी, वह आगे आए और एक तेज किक लगाते हुए डॉक्टर सुरभि को दुख फेंक दिया। डॉक्टर सुबह को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वह थोड़ी देर तो अपना सर पलटकर सामने देखती रही वो, ताकि वह समझ सके कि क्या हुआ। जैसे ही उसे समझ आया कि उसे मार पड़ी है, वह गुस्से में बोली, तुम तो बस नौकर हो और तुमने सुरभि जोशी पर हाथ उठाया। तुम्हें पता भी है माँ कि तुमने क्या गलती की है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरी मेडिकल इंडस्ट्री से बैन कर सकती हो। पूरे देश में तुम्हारा इलाज कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे खानदान तक को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देगा। मैं इतनी पावर रखती हूँ और तुम्हारी हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा घमंड झलक रहा था, जैसे वह इस दुनिया पर रूल करती हो। वही उसकी बातें सुनकर अनाया को अंदर से हंसी आ रही थी। भले ही वह काफ़ी सीरियस थी, लेकिन जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी, उसके मूड स्विंग की वजह से वह कभी कभार बिना वजह रोने लगती थी या फिर हंसने लगती थी और छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी और छोटी छोटी बातों पर उतनी नाराज ही हो जाती थी कि उसे मनाने के लिए हर्षवर्धन को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज भी इतनी छोटी सी बात पर उसे हंसी आ रही थी। वह सुरभि को घूरते हुए खतरनाक अंदाज में बोली, सच में डॉक्टर सुरभि, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो। तुम ऐसे शख्स को धमकी दे रही हो जिसे कभी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। ये सुनकर डॉक्टर सुरभि उसका मजाज उड़ाते हुए बोली, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। हमारे बिना कोई भी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। ये सुनकर अनाया रोबोट शिजुका की ओर देखकर बोली, सुजुका, जरा इस बेवकूफ़ को बताओ कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत क्यों नहीं है। ये सुनकर रोबोट शिजुका ने बिना किसी झिझक के अपने सर को अलग कर लिया, फिर अपनी रोबोटिक आवाज में कहा, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक हाईटेक रोबोट हूँ और हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हमें हाईली स्किल रोबोटिक इंजीनियर की जरूरत है। वही डॉक्टर सुरभि तो एक पल के लिए डर से कांपने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई इंसान नहीं है बल्कि रोबोट है, उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हाईटेक इक्विपमेंट और रोबोट उसने कभी नहीं देखे थे। तब तक रोबोट शिजुका भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी थी।
डॉक्टर सुरभि तो अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? यह इतना हाईटेक रोबोट है, ये नामुमकिन है। अभी तक ये रोबोट बना ही नहीं है। तुम बस बकवास कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर इतनी हाईटेक रोबोट बन भी चुके हैं तो अब तक हमें पता कैसे नहीं चला? हम इस देश के नंबर 1 फैमिली में आते हैं। पैसा, पावर और रुतबा हर किसी में सबसे ऊपर है, तो फिर हमें इस बारे में कैसे पता नहीं हो सकता है? वही उसकी हरकतें और बातें सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह उसे घूरते हुए बोली, जाहिर सी बात है, तुम जितना खुद को महान समझते हो उतना हो भी नहीं। वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। तुम बस यहाँ पर मेरा ब्लड सैंपल लेना आई थी ताकि तुम उस पर रिसर्च कर सको। मुझे तुम्हारे इरादे पहले ही गलत लगे थे, लेकिन उस वक्त हम अस्पताल में थे और मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उस मामले को आराम से छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया। वही डॉक्टर सुरभि तो अभी भी सदमे में थी। तब तक अनाया हर्षवर्धन को देखकर गंभीर आवाज में बोली, हस्बैंड, इसे हेल मेंशन भेज दो। इसका बाहर रहना हमारे लिए मुसीबत ला सकता है। हम आगे सोचेंगे इसके साथ क्या करना है। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की बात बहुत अच्छे से समझ गया। उसने भी गार्ड्स को इशारा कर दिया कि वह सुरभि को ले जाए, लेकिन सुरभि तो अभी भी सदमे में थी। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैद करने की? तुम जानते भी हो मैं जोशी परिवार की प्रिंसेस हूँ और हमारे परिवार को छूना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम लोगों से अच्छा बदला लूंगी। तुमने जोशी फैमिली को नाराज किया है, तुम लोगों को इनका कीमत चुकानी होगी। वह ऐसे ही कई सारी चीज बोलती रही थी और गार्ड्स उसे घसीटकर बाहर ले जा रहे थे। उसके जाने के बाद हर्षवर्धन ने अनाया को देखकर गंभीर आवाज में बोला, बीवी, तुमने उसे पकड़ने को क्यों कहा है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? ये सुनकर अनाया थोड़ी गंभीर हो गई। वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, चलो हम कमरे में चलकर बात करते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने मास्टर बेडरूम में थे। अंदर पहुंचने के बाद हर्षवर्धन अपनी बीवी को आराम से बेड पर बिठाते हैं और खुद भी उसे साइड हक करते हुए उसके पास ही बैठ जाता है। अनाया हर्षवर्धन की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, हाँ कुछ खास है। पिछली बार जब मैं रिपोर्ट पढ़ी थी तब मैंने अपने ब्लड में कुछ अनयूजुअल पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें घर पर ही लैब और मेडिकल सेंटर बनाने को कहा था। मैं पिछले कुछ वक्त से टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मेरे ब्लड में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पहले मेरा ब्लड बस आम ब्लड था, लेकिन अब वह एक सुपर ब्लू कहा जा सकता है। उसके अंदर हीलिंग पावर है और अपनी याद शक्ति की पावर है। जैसे कह सकते हैं जननी की खुद की याद शक्ति की तरह। ऐसी कई सारी खूबियां मेरे ब्लड में मौजूद है। हर बार जब मैं टेस्ट करती हूँ उसके रिजल्ट अलग आते हैं और वह हर बार इम्प्रूव ही होते हैं। और शायद मेरा अंदाज सही है तो सुरभि जोशी भी यहाँ पर मेरे ब्लड को लेने के लिए ही आई थी। पिछली बार जब मैंने उसे अस्पताल में देखा था तब मैं रोबोट रैम से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहा था, लेकिन मुझे चेक करने का टाइम नहीं मिला। चलो हम अभी ही उसे चेक कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में अनाया ने लैपटॉप पर कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वह इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे वैसे उसका चेहरा काला पड़ रहा था। दरअसल उसमें जोशी परिवार की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जोशी परिवार दिखने में ही अच्छा है, अंदर से वह पूरी तरह से सड़ चुका है। वहां पर अंदर की अंदर सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। जोशी परिवार के हेड काफी बुजुर्ग है। वह हमेशा ही काबिलियत को और प्रख्यात नाम की ही सराहना करते थे, इसलिए जोशी परिवार में हर कोई अगले हेड की पोजीशन पाने के लिए लड़ाई कर रहा है। उन सबके अपने अपने तरीके हैं लड़ने के। कोई मेडिकल में अपनी रिसर्च को बढ़ा रहा है तो कोई दवाएं के लिए अपने रिसर्च को डेवलप कर रहा है। कोई इलीगल काम में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। यहाँ तक कि वह लोग ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई मानवन की तस्करी का भी काम करते हैं। हाई प्रोफाइल केस के लिए वह अन खुद ढूंढते हैं और उसे चैरिटी फंड के नाम पर डोनेट करवाते हैं, जिस वजह से हाई सोसाइटी में उनका नाम कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। यहाँ तक कि वह इंसानों पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, वह भी बिना परमिशन के। और उनके परिवार की कई सारे लोगों की खुफिया लेब भी है, जिसमें से सुरभि जोशी भी एक है। बचपन से ही सुरभि को अनदेखा किया गया था
उसने ठान लिया था कि वह जोशी परिवार को खुद हासिल करके रहेगी। इसीलिए उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। हालांकि वह एक गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसकी रिसर्च करने की काबिलियत बहुत अच्छी है। उसने कई सारे ऐसे दवाइयाँ के फॉर्मूला खोजे हैं जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जोशी परिवार जितना दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। जोशी परिवार ने दूसरे कई सारे साइंटिस्ट और डॉक्टरों का काम भी चुराया है और उन पर अपना क्रेडिट लगा दिया है। और जोशी परिवार के दबाव और इन्फ्लुएंस की वजह से कोई भी उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब कुछ पढ़ने के बाद हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से से काला हो गया। वह गुस्से में बोला, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों आए हैं? क्या है सुरभि का मकसद? और क्या जोशी परिवार सच में अनाया को नुकसान पहुंचाएगा? कैसे निपटेंगे हमारे हीरो इस मुसीबत से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।